हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। इस पूरी सीरीज़ को हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 600 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आने वाले पेपर्स में आपको ये बहुत मदद करने वाला है और पाइथन की बारीकियों को सीखने में भी ये आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए अपनी पीडीएफ पर चलते हैं और शुरू करते हैं 600 क्वेश्चंस को डिस्कस करना। इट विल टेक टाइम, पेशेंस के साथ बैठिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से किसने पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था? तो सही आंसर है गाइडो वैन रॉसम। ठीक है, गाइडो वैन रॉसम जो थे वो पाइथन के डेवलपर हैं। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का करेक्ट एक्सटेंशन क्या है? तो आंसर है .py। आप पाइथन की जब भी किसी फाइल को सेव करेंगे तो उसके आगे आप देखेंगे कि कंपाइलर .py लगा देता है। किसी भी फाइल के आगे py लगा हो तो समझ जाइएगा कि वो पाइथन की फाइल है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा कीवर्ड पाइथन फंक्शन के आगे लगा होता है? जी हाँ, जब भी आप पाइथन के किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन के नाम के पहले आपको डेफ लगाना पड़ता है। डेफ का मतलब होता है कि यहाँ से एक नया फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डेफ, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता है? और सही आंसर है हैशटैग। पाइथन में हैशटैग का यूज़ करके हम लोग कमेंट्स को लिख सकते हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो लाइन होती हैं जिनको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। ओके, सो पाइथन में कमेंट लगाने के लिए हम लोग हैशटैग का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, द फंक्शन टू डिस्प्ले अ स्पेसिफाइड मैसेज ऑन द स्क्रीन इज। पाइथन में किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड या फंक्शन यूज़ होता है? तो आंसर होगा ए, प्रिंट। प्रिंट का प्रयोग करके हम किसी भी फंक्शन को प्रिंट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। इनमें से कौन सा पाइथन का असाइनमेंट ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर उन्हें कहते हैं जो किसी वैल्यू को कॉपी करवाते हैं, और वैल्यू कॉपी करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है इक्वल। तो सही आंसर होगा डी, 6 का डी होगा, इक्वल। इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल विद अ कॉमन वैल्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन मल्टीपल वैल्यूज़ को इनिशियलाइज, मल्टीपल वेरिएबल्स में कॉमन वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आंसर होगा बी। इसका मतलब है कैसे हम किसी एक वैल्यू को एक से ज़्यादा वेरिएबल में कॉपी करवा सकते हैं। तो पाइथन में बड़ा आसान होता है, x = y = z = 33। तो यहाँ पर क्या होगा, 33 x y z तीनों में कॉपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट्स इन पाइथन बिगिन विद। इनमें से कौन सा सिंबल पाइथन में कमेंट्स की शुरुआत में लिखा जाता है, या फिर पाइथन को शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी हैशटैग। पाइथन में हैशटैग की मदद से हम लोग कमेंट को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल विद द फंक्शन। अगर हमें यूज़र से कोई स्पेसिफिक वैल्यू इनपुट करवानी है तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इनपुट। यूज़र से वैल्यू इनपुट कराने के लिए पाइथन में इनपुट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूज़र इनपुट इज रीड एज। पाइथन में यूज़र इनपुट किस फॉर्म में रीड किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट स्ट्रिंग। याद रखिएगा, पाइथन में जब भी हम लोग इनपुट फंक्शन की मदद से किसी वैल्यू को इनपुट कराते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? स्ट्रिंग। बाद में आप उसको बूलियन, फ्लोटिंग या इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू टेक्स्ट फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, आउटपुट डिस्प्ले बाय द
print function will add this invisible character at the end of the line by default। इनमें से कौन सा इनविजिबल कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कमांड के अंदर ऐड हो जाता है, हमें नहीं करना पड़ता है? तो उसका आंसर होगा /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। जब भी आप पाइथन में किसी भी कमांड को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं प्रिंट मेथड के थ्रू, तो वह ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर प्रिंट करता है। ठीक है, तो लाइन के एंड में बाय डिफ़ॉल्ट /n इंक्लूड हो जाता है, जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 12। मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस टू प्रिंट फंक्शन विल डिस्प्ले ईच वैल्यू सेपरेटेड विद दिस बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस। क्या होगा इसका आंसर? सिंगल स्पेस। ओके, सो कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस में जो भी हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं टू प्रिंट फंक्शन विल डिस्प्ले ईच वैल्यू सेपरेटेड विद सिंगल स्पेस। अगर आप प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगल स्पेस के साथ प्रिंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड एन एक्सक्लेमेशन कैरेक्टर एज अल्टरनेटिव सेपरेटर एट द प्रिंट फंक्शन। अगर हम प्रिंट फंक्शन में सेपरेटर के लिए एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो हम कौन सा कमांड देंगे? हम यहाँ पर देंगे सेप इक्वल टू एक्सक्लेमेशन। इससे क्या होगा कि जो भी एक्सक्लेमेशन का मार्क है वो एज अ सेपरेटर यहाँ पर यूज़ होने लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइड अ एस्ट्रिक्ट कैरेक्टर एज अल्टरनेटिव लाइन एंडिंग टू द प्रिंट फंक्शन। अगर आपको प्रिंट फंक्शन में लाइन के एंड में एस्ट्रिक्ट सिंबल को प्रिंट कराना है तो हम इनमें से कौन सा कमांड देंगे? हम देंगे एंड इक्वल टू स्टार। अगर हम ये लिखते हैं तो इससे क्या होगा, लाइन के एंड में एस्ट्रिक्ट सिंबल प्रिंट होने लगेगा। ओके, चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर हॉल्ट्स एंड रिपोर्ट द एरर बट डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सी एरर होने पर प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, एरर जनरेट हो जाती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है? तो उसका आंसर होगा सिंटैक्स एरर। क्या होगा? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर होने पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। जब तक आप सारी सिंटैक्स एरर को फिनिश नहीं करेंगे, रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी में क्या है, जैसे रन टाइम एरर, सेमेंटिक एरर में क्या है, प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जब रन टाइम एरर आएगी तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन सिंटैक्स एरर के साथ क्या है, वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम बट हॉल्ट एट द एरर एंड रिपोर्ट एज एन एक्सेप्शन। इनमें से कौन सी एरर ऐसी होती है जो प्रोग्राम को रन तो करवा देती है लेकिन एरर आने पर एक एक्सेप्शन की तरह अकर होती है? उसे कहते हैं रन टाइम एरर। ओके, सो रन टाइम एरर क्या करती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देती है और लेकिन जैसे ही एरर आती है वहाँ पर प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है और एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है। ओके, सो एक्सेप्शंस किस एरर में जनरेट होती हैं? रन टाइम एरर में। एक्सेप्शंस कब जनरेट होती हैं? रन टाइम एरर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच टाइप ऑफ एरर डज द इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम एंड डज नॉट रिपोर्ट एज एन एरर। इनमें से कौन सी ऐसी एरर है जिसमें प्रोग्राम तो रन हो जाता है और एरर की रिपोर्टिंग भी नहीं होती है? तो इन्हें कहते हैं सिमेंटिक एरर। इन्हें क्या कहते हैं? सिमेंटिक एरर। इनमें क्या होगा, प्रोग्राम रन तो हो जाएगा और किसी भी एरर की रिपोर्ट भी नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो आउटपुट है वो डिज़ायर्ड नहीं आएगा, यानी आपके आउटपुट गलत आएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। फॉलोइंग स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर क्या आउटपुट आएगा। सो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, हम प्रिंट करा रहे हैं x डिवाइड बाय y यानी 6 डिवाइड बाय 3, और जब भी हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फ्लोटिंग में आएगा 2.0, तो इसका सही आंसर क्या होगा 2.0। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What will be the output after the following statement execute। फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर क्या आंसर आएगा। याद रखिए ये फ्लोर डिवीज़न होता है, इसमें क्या होता है डेसिमल को रिमूव कर दिया जाता है। तो जब आप x को y से डिवाइड करेंगे यानी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 4.0, लेकिन फ्लोर डिवीज़न क्या करता है पॉइंट को रिमूव कर देता है, तो 4.0 का 0.0 रिमूव हो जाएगा, इसलिए आंसर आएगा 4। तो जब भी आप फ्लोर डिवीज़न करते हैं तो आंसर आता है विदाउट डेसिमल, ठीक है, पॉइंट यानी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 4। जब x मॉड y करेंगे, मॉड मतलब होता है रिमाइंडर, जब आप x को y से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा 1, तो इसका सही आंसर होगा डी, 20th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 21, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। x प्लस इक्वल टू y का मतलब है x में 3 और ऐड, सॉरी x में y और ऐड कर दो। x है 3, 3 में y और ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू हो गई 5, तो इसका आंसर होना चाहिए c। 21 का आंसर क्या होगा c यानी 5। 21 का आंसर क्या होगा 5, क्यों x की वैल्यू 3 है ना, और y कितना है 2 है। ये कह रहा है x प्लस इक्वल टू y, 3 में y और ऐड कर दो। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है एडिशन कर देना, x में y का एडिशन कर दो, तो x कितना है 3, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5। चलिए 22, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आने वाला है। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 7, x इंटू इक्वल टू वाई, x में y का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, x है 5, 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35, सो इसका आंसर होना चाहिए डी 35। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। x इक्वल टू 25, y इक्वल टू 15। x की वैल्यू क्या है 25 और y की है 15, x माइनस वाई माइनस इक्वल टू वाई, इसका मतलब है x में से y को माइनस कर दो, और जब आप x में से y को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10, तो 23 का आंसर होना चाहिए a। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x की वैल्यू है 30, y की वैल्यू है 7, x मॉड इक्वल टू वाई, x को y से डिवाइड करके मॉड निकालो, उसको x में कॉपी कर दो। तो जब आप 30 को 7 से डिवाइड करके मॉड निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा 2, और वही चीज़ x में कॉपी हो जाएगी, तो x का आंसर आना चाहिए 2। क्या आंसर आएगा 2, तो 24 का सही आंसर होगा c। 24 का आंसर क्या होगा c यानी 2, क्यों जब आप 30 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो क्या बचेगा 7 4 या 28 बचेगा 2, और जो बचेगा वही आपका x में कॉपी हो जाएगा, तो x की डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू सेट हो जाएगी वो हो जाएगी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 7, तो चेक करेगा x डबल इक्वल टू y, क्या x और y इक्वल हैं, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। ओके, दरअसल डबल इक्वल जो होता है इसे कहा जाता है इक्वालिटी ऑपरेटर। क्या कहा जाता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसका काम होता है
कि दो वैल्यूज़ को इक्वलिटी चेक करना कि दो वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है। यदि x और y की वैल्यू इक्वल होंगी तो यह आंसर करेगा ट्रू, और अगर x और y की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो यह आंसर करेगा फॉल्स। यानी ये एक बूलियन रिजल्ट जनरेट करता है। बूलियन रिजल्ट का मतलब होता है ऐसे रिजल्ट जो ट्रू या फॉल्स में होते हैं। तो यह एक बूलियन रिजल्ट जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है? नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। What will be the output after the following statement? इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है? x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 6। x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, और यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट कराना है x नॉट इक्वल टू y। क्या x और y बराबर नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि x और y बराबर नहीं है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ट्रू। इसीलिए आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि x और y बराबर नहीं है। ठीक है, यह एक रिलेशनल ऑपरेटर है, तो यह बताता है कि क्या LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं है, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पर x और y इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? x की वैल्यू है 83, y की वैल्यू है 57। प्रिंट x ग्रेटर देन y। क्या x y से ग्रेटर है? यस, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। यह एक रिलेशनल ऑपरेटर है और यह चेक करता है कि गिवन फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन y, इसका मतलब हुआ क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है? x की वैल्यू 83, y है 57, यस ग्रेटर है, इसलिए आंसर क्या आया है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? x 72 है, y 64 है, क्या x लेस देन y है? नो, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। 28 का आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है x लेस देन y, कि x की वैल्यू y से छोटी है, लेकिन ऐसा है नहीं, x की वैल्यू y से छोटी नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है इसका? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? ठीक है, x ट्रू है, y फॉल्स है। प्रिंट करो x एंड y। एंड कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, एक कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। ओके, एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। दोनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? नीचे दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो उनका आंसर क्या होगा? x है ट्रू, y है फॉल्स। ये कह रहे हैं क्या x और y और कंडीशन क्या करती है? अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू कर देती है। देखिए बताइए, क्या x और y में कोई एक कंडीशन ट्रू है? हाँ है, x ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। याद रखिएगा, और का मतलब होता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, और यहाँ पर हमें दिख रहा है x की कंडीशन ट्रू है, इसलिए आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ये थे हमारे पहले 30 क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है? x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, और प्रिंट कर रहे हैं नॉट x। नॉट का मतलब होता है अपोजिट। नॉट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा अपोजिट ऑफ x। x है ट्रू और ट्रू का अपोजिट क्या होता है? फॉल्स, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट?
x है ट्रू, y है फॉल्स, प्रिंट नॉट y, y का अपोजिट, y है फॉल्स और फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू, फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू। तो 32 का आंसर ए होगा जिसका है ट्रू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंचते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। x है 20, y है 40, y if x greater than x, sorry y x greater than x else x। ओके, सो यहां पर कह रहा है if अगर y बड़ा है x से तो y रिटर्न करो और else नहीं तो x रिटर्न करो। अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा है तो y रिटर्न होके z में आएगा। क्या y की वैल्यू x से ज़्यादा है? यस, y की वैल्यू यहाँ पर हमें दिख रही है कि x से ज़्यादा है, तो y रिटर्न होके z में आएगा और जब हम z को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 40। क्या आना चाहिए, 40। तो ये सिंगल लाइन इफ एल्स है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है y ग्रेटर देन x तो y रिटर्न होके z में जा रहा है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो x जो है वो z में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप y ग्रेटर देन x है, इसलिए क्या जा रहा है, y की वैल्यू z में कॉपी हो रही है और z का आंसर क्या आएगा प्रिंट कराने पर 40, क्योंकि y कितना है 40। ओके, चलिए अब देखते हैं इफ़ अगर x ग्रेटर देन y है तो y को कॉपी कराओ z में और नहीं तो x को कॉपी कराओ z में। अगर y की वैल्यू x से ज़्यादा होगी तो y कॉपी होगा और नहीं तो x कॉपी होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या y की वैल्यू x से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, क्योंकि y जो है 10 है और x क्या है 50 है, तो y जो है x से बड़ा नहीं है, तो क्या कॉपी होगा, x कॉपी हो जाएगा z में, तो z की वैल्यू हो जाएगी वही जो x की वैल्यू है यानी 50। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 50। इट मीन्स 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा C 50। What will be the output after the following statement execute? x है 65, y है 53। और यहाँ पर कह रहा है x को 2 से मॉड करने पर अगर x की वैल्यू इवन है तो y कॉपी कर दो और नहीं तो x कॉपी कर दो। तो देखो क्या x की वैल्यू इवन है, नहीं है ना, तो x कॉपी हो जाएगा z में। इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए 65। क्या आंसर आना चाहिए 65। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या है, C 65। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो इवन नहीं है, इसीलिए x जो है वो z में कॉपी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अगर y 2 से डिवाइड हो रहा है तो y कॉपी कर दो और नहीं तो x कॉपी कर दो। क्या y 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, तो y को कॉपी कर देंगे z में, तो z में कॉपी हो जाएगा 98। z में क्या कॉपी हो जाएगा 98, तो इसका सही आंसर होगा 98। इसका मतलब 36 क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है D 98। क्या आंसर है, D 98। ओके, कैसे हो रहा है फिर से समझ लीजिए। इफ़ y mod 2 इक्वल टू 0, अगर y 2 से डिवाइड हो रहा है तो y कॉपी करो और नहीं तो x कॉपी करो। तो क्या y 2 से डिवाइड हो रहा है, 98 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 98 कॉपी हो जाएगा z में और जब z प्रिंट कराएंगे तो आंसर आएगा 98। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। What will be the output after the following statement execute। ठीक है, अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 7। याद रखिएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर
पहले एग्जीक्यूट होगा। कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 जिसका आंसर आएगा 8, और 8 में 7 ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा 15। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? 38 नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? यहाँ पर सबसे पहले पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी 4 + 5 9, उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 × 9 होता है 63, तो इसका आंसर आएगा 63। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? x = 24 + 16। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 और 16 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में शो किया गया है। इसका मतलब यह एक नंबर नहीं है, डिजिट्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये बिहेव करेंगे कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग की तरह। तो यहाँ पर 24 और 16 को कॉन्केटिनेट किया जा रहा है एज अ स्ट्रिंग, तो ये ऐड नहीं होंगे, ये कॉन्केटिनेट होंगे, और इसका आंसर आएगा 2416। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है बी 2416। क्यों? ये नंबर्स के तरीके ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे गए हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 2416। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? 15 + 35, 15 और 35 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। आंसर क्या आएगा 50। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? सी, यानी 50, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया तो ये सिंपल नंबर की तरीके ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, इनपुट एंटर अ नंबर और x. What will be the data type of x after following statement if input entered is 18? अगर यूज़र ने यहाँ पर x में 18 इनपुट किया है तो उस x का डेटा टाइप क्या होगा? उस x का डेटा टाइप क्या होगा? याद रखिए, इनपुट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट करवाता है। क्या इनपुट कराता है? स्ट्रिंग। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपने इनपुट में कौन सी वैल्यू दी है, मैटर ये बिल्कुल नहीं करता है कि आपने इनपुट में क्या वैल्यू दी है। इनपुट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट कराता है। ओके, सो अगर हम इनपुट करते वक्त वैल्यू 18 भी देते हैं तो भी वो 18 किस फॉर्म में होगी? स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इनपुट का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा बी, स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ इनपुट एंटर्ड इज 50? इफ इनपुट एंटर्ड इज 50। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं x में, तो हमने आपको बताया कि जो भी इनपुट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, तो x की वैल्यू स्ट्रिंग में होगी। देन हम क्या कर रहे हैं, इस x को जो x में स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके y में कॉपी करा रहे हैं। तो जो y में डेटा आ रहा है वो x का इंटीजर कन्वर्जन है, तो y में जो डेटा कॉपी हो रहा है वो इंटीजर फॉर्म में है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा डी, इंटीजर। क्या आंसर होगा? डी, इंटीजर। क्या आंसर होगा? डी, इंटीजर। क्यों? x में जो डेटा इनपुट हुआ वो स्ट्रिंग फॉर्म में था, फिर उस स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके y में कॉपी किया। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y, y का डेटा टाइप क्या होगा? तो y में जो भी डेटा आ रहा है वो इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में।
व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में y का डेटा टाइप क्या होने वाला है। x की वैल्यू 71 है, x की वैल्यू क्या है 71, ये एक इंटीजर है, ये क्या है एक इंटीजर है, लेकिन x को फ्लोट में कन्वर्ट करके y में कॉपी कराया गया है। अगर हम x को एज इट इज़ कॉपी करा देते तो इंटीजर ही होता, लेकिन x को कॉपी कराते वक्त हमने उसका फ्लोट वर्जन कॉपी कराया है y में, तो y का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा फ्लोट। y का बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होगा फ्लोट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। What will be the data type of y after the following statement? ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट के बाद y का डेटा टाइप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर x में देखिए वैल्यू है 48 और x का स्ट्रिंग फॉर्म हम कॉपी कर रहे हैं y में। x को str, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कहलाता है। str के बाद अगर ब्रैकेट लगे होते हैं तो यह क्या कहलाता है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। इसका काम होता है ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉपी करवाना। ओके, तो ये क्या कर रहा है x की वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके y में डाल रहा है। तो y का डेटा टाइप क्या होगा स्ट्रिंग, y का डेटा टाइप क्या होगा स्ट्रिंग। तो 44 क्वेश्चन का आंसर होगा बी स्ट्रिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, what will be the output after the following statement execute, x equal to y equal to z equal to 8। अब यहाँ पर हम लोग राइट टू लेफ्ट कॉपी करना शुरू करेंगे। 8 कॉपी होगा z में तो z हो गया 8, z कॉपी होगा y में तो y भी क्या हो गया 8। तो जो हम y को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद x, y, z की वैल्यू क्या होने वाली है। फिर से वही चीज़ है, 300 कॉपी होगा z में, z कॉपी होगा y में और y कॉपी होगा x में। तो इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। सो 46 का सी नंबर ऑप्शन होगा ऑल 3 विल हैव द वैल्यू ऑफ 300। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी 300। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है सी। 46 का सही आंसर क्या है सी। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 47, what will be the value of x, y and z after the following statement execute। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद x, y, z की वैल्यू क्या होने वाली है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है x, y, z इक्वल टू 3, 4, 5। तो क्या होगा 3 कॉपी होगा हमारा x में, 4 कॉपी होगा y में और z कॉपी होगा 5 कॉपी होगा z में। तो इसका सही आंसर होगा C। x विल हैव द वैल्यू 3, y विल हैव द वैल्यू 4 एंड z विल हैव द वैल्यू 5। x की वैल्यू होगी 3, y की वैल्यू होगी 4 और z की वैल्यू क्या होगी 5। सो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा C। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बढ़ते हैं जल्दी से। What is the data type of x after the following statement execute। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद x का डेटा टाइप क्या होगा। तो याद रखिएगा ये एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है जिसे हम कहते हैं लिस्ट। क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। तो x में एक लिस्ट कॉपी हो रही है, उसकी वैल्यू है 7, 8, 9, 10। क्या वैल्यू है 7, 8, 9, 10। तो x का डेटा टाइप होगा लिस्ट। x का डेटा टाइप क्या होगा लिस्ट। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट की पहचान क्या होती है स्क्वायर ब्रैकेट। डिक्शनरी की पहचान होती है करली ब्रेसेस। डिक्शनरी की पहचान होती है करली ब्रेसेस। टपल की पहचान होती है पैरेंथेसिस। टपल की पहचान होती है पैरेंथेसिस। और स्ट्रिंग की पहचान होती है सिंगल, डबल या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अगेन लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। डिक्शनरी की पहचान होती है करली ब्रेसेस।
टपल की पहचान होती है पेरेंथेसिस और स्ट्रिंग की पहचान होती है सिंगल, डबल या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसीलिए x का डेटा टाइप होगा लिस्ट और 48 का सही आंसर है ए। 48 का सही आंसर क्या है? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुँचते हैं। व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ x आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट के बाद x का डेटा टाइप क्या होगा? जैसा कि मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है लिस्ट। तो यहाँ पर भी x का डेटा टाइप लिस्ट ही होने वाला है। ओके, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन नंबर 48 में लिस्ट में हमने नंबर दिए थे और क्वेश्चन नंबर 49 में लिस्ट में हमने वर्ड्स दिए हुए हैं, स्ट्रिंग दी हुई है। तो भैया लिस्ट जो है ना वो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है। तो इसमें आप नंबर चाहें तो नंबर दे सकते हैं, इसमें आप वर्ड चाहें तो वर्ड दे सकते हैं। बस पहचान आपको याद रखनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? लिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर बढ़ते हैं। एक हमने लिस्ट बनाई हुई है जिसमें वैल्यू दी है टुडे, टुमारो और यस्टरडे। हम y में कॉपी करा रहे हैं x की फर्स्ट इंडेक्स को याद रखिएगा। ये होती है ज़ीरो इंडेक्स, ये होती है फर्स्ट इंडेक्स, ये होती है सेकंड इंडेक्स। इंडेक्सिंग हमेशा शून्य से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? शून्य से। तो x0 होगा टुडे, x1 होगा टुमारो, x2 होगा यस्टरडे। हमने x1 को कॉपी कराया है y में, तो y में क्या कॉपी होगा? टुमारो। और जब y को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? टुमारो, जिसका सही आंसर होगा टुमारो। ओके, तो ये थे हमारे पहले 50 क्वेश्चंस जिसमें हमने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, लिस्ट के भी कुछ क्वेश्चन पढ़े, ऑपरेटर के भी क्वेश्चन पढ़े और डेटा टाइप के भी क्वेश्चन पढ़े। आने वाले 550 क्वेश्चन जो अभी आगे आने वाले हैं उनमें हम लोग टपल, डिक्शनरी, नमपाई, फंक्शन, मॉड्यूल, पैकेज, स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के लिए। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? जैसे कि हमने x में एक लिस्ट बनाई हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट देख कर तब आप समझ ही गए होंगे कि ये लिस्ट है ना। तो x में एक लिस्ट बनाई गई है 25, 35, 45। ओके, तो ये कहलाएगी ज़ीरो इंडेक्स, ये होगी 1 और ये होगी सेकंड इंडेक्स। हम x की ज़ीरो इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं y में। x की ज़ीरो इंडेक्स क्या है? 25। तो 25 कॉपी हो रहा है y में, जब y को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 25। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा B, 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? x में 3 वैल्यू दी हैं, ज़ीरोथ वैल्यू है 10, 20, 30। x की फर्स्ट इंडेक्स को x की सेकंड इंडेक्स से जोड़ रहे हैं। फर्स्ट इंडेक्स ये है, सेकंड इंडेक्स ये है। तो जब फर्स्ट इंडेक्स को 20 को सेकंड इंडेक्स 30 से जोड़ेंगे तो y में आंसर आएगा 50। y में आंसर क्या आएगा? 50। और जब हम y को प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा 50। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा D, 50। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको बता दूंगा कि वह आंसर क्यों आया। ओके, यहाँ पे फिर से अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। x के फर्स्ट इंडेक्स को यानी 20 को ऐड करना है x के दूसरे इंडेक्स के साथ यानी 30 के साथ। ओके, ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम जोड़ेंगे तो 20, 30 जोड़ के y में आ जाएगा 50 और प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे क्या है? व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? x में 3 वैल्यू दी हैं, संडे, मंडे और ट्यूसडे। हम x की पहली वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं। x की पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं। अब पहली से मतलब है फर्स्ट इंडेक्स। पहली को ये संडे मत समझ लीजिएगा, ये ज़ीरो वैल्यू है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो हम x की फर्स्ट इंडेक्स को x की सेकंड इंडेक्स के साथ जोड़ रहे हैं, यानी हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो आंसर आएगा मंडे, ट्यूसडे, यानी ये जो सामने लिखा हुआ है। तो
क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ए, मंडे ट्यूसडे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट का यूज़ किया गया है। आप देख पा रहे हैं दो दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर x एक लिस्ट है जिसके अंदर भी लिस्ट बनाई गई हैं। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये पहली लिस्ट है और ये दूसरी लिस्ट है। और जब हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाते हैं तो वह कहलाता है नेस्टेड लिस्ट। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ नेस्टेड लिस्ट, तो आप बताएंगे व्हेन वी क्रिएट अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। अब एक लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट बनाई जा सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना आप बनाना चाहें उतनी लिस्ट को आप बना सकते हैं, और कितने लेवल तक बना सकते हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। एक के अंदर एक, उसके अंदर भी एक उसके अंदर भी एक या दो लिस्ट आप बना सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट विच इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। अब याद रखिएगा, जो पहली लिस्ट है वो ज़ीरो लिस्ट है और जो दूसरी लिस्ट है वो 1 नंबर की लिस्ट है। अब इनका कहना है x1, 2, x की 1 इंडेक्स की लिस्ट में से जो सेकंड इंडेक्स है उसको y में कॉपी कर लो। तो x की 1 इंडेक्स की लिस्ट कहाँ है, ये है, ये x की 1 इंडेक्स की लिस्ट है। क्यों, ये x की 0 इंडेक्स है और ये x की 1 इंडेक्स है। अब 1 इंडेक्स के अंदर भी जो सेकंड इंडेक्स है, अब 1 इंडेक्स को भी ध्यान से देखो तो इसके अंदर भी सेकंड इंडेक्स है। ये है 0, ये है 1 और ये है 2 एग्जैक्टली। तो ये वैल्यू कॉपी होगी y के अंदर। ये वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, y के अंदर। तो जब हम y को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.0। इट मीन्स 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 6.0। क्या आंसर है, 6.0। फिर समझिएगा, ये होती है लिस्ट की इंडेक्सिंग, ये होती है वैल्यू की इंडेक्सिंग। तो ये कह रहा है x की फर्स्ट इंडेक्स की लिस्ट। मैंने बताया x में 2 इंडेक्स हैं, ये है 0 इंडेक्स पूरी और ये है 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स कौन सी है, ये है, और उसमें से भी कौन सी वैल्यू, सेकंड इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स की सेकंड इंडेक्स, 1 इंडेक्स में भी ये है 0, ये है 1, ये है 2। तो ये वैल्यू कॉपी होगी y में। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नेस्टेड लिस्ट आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसका अलग से एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना के आपको दे दूँगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इनका कहना है x की 0 की जो फर्स्ट इंडेक्स है, 0 इंडेक्स की जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स, और इस 0 में भी जो 0, 1 यानी ये जो वैल्यू है, इसको जोड़ना है फर्स्ट इंडेक्स की 0th वैल्यू से। फर्स्ट इंडेक्स कौन सी है, ये, और इसकी 0 वैल्यू कौन सी है, ये, इसको जोड़ना है। यानी जोड़ना है 1 को 4.0 से और कॉपी करना है y में। तो जब हम y को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.0। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा C, 5.0। क्या आंसर होगा, C, 5.0। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये भी नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। x नाम की लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट हैं, ये है 0th लिस्ट, ये है फर्स्ट लिस्ट। 0th लिस्ट में भी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी ये है 0, 0, 0, 1, 0, 2, ये है 1, 0, 1, 1, 1, 2। तो ये कह रहे हैं 0, 1 को जोड़ना है। 0, 1 यानी इसको किसके साथ जोड़ना है, 1, 0 के साथ, यानी इसके साथ। तो जब ये जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.0। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। What will be the output after the following statement execute? x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4। ये कह रहे हैं x इंटू वाई को प्रिंट कराओ। तो बहुत सिंपल है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12। आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्यों, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 4, x इंटू वाई करेंगे तो 12 आएगा, उसी को प्रिंट करा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है D, 12।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पर सही आंसर हमारा क्या आने वाला है। सो यहाँ पर x एक लिस्ट है 0 1 2 3। ये कह रहे हैं x के थर्ड एलिमेंट को माइनस से माइनस करो x के फर्स्ट एलिमेंट को। थर्ड एलिमेंट है 95 और फर्स्ट एलिमेंट है 45। तो कह रहे हैं कि थर्ड से फर्स्ट को माइनस करो, तो 95 से जब आप 45 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। आंसर क्या आएगा 50। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है 50। ओके। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है। x एक लिस्ट है 5432 और हम उसी लिस्ट को प्रिंट करवा दे रहे हैं, तो सिंपल ये लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। 58 का आंसर होने वाला है ए 5432। ओके। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद आउटपुट क्या आएगा। एक लिस्ट है x में 5432, x डॉट अपेंड 1। चलिए अब समझते हैं। अपेंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह लिस्ट का एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका काम होता है लिस्ट में दी गई वैल्यू को ऐड कर देना, लास्ट में ऐड कर देना। दरअसल अपेंड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देना, जोड़ देना। ओके। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x डॉट अपेंड 1, तो x के लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा। x के लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू क्या थी 5432 थी, इसमें 1 ऐड हो गया, तो x बन गया 54321। तो जब हम x को प्रिंट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा 54321। ओके। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा डी 54321। अब ये ब्रैकेट में क्यों लिख के आएगा, ये बिना ब्रैकेट के क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए x एक लिस्ट है, x क्या है एक लिस्ट है, और जब भी हम लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो वह लिस्ट के फॉर्म में ही प्रिंट होता है। इसलिए जब हम x में 1 को अपेंड कर देंगे, उसके बाद जब x को प्रिंट कराएंगे तो 1 अपेंड होने के बाद जो नई लिस्ट बनी है वह लिस्ट पूरी प्रिंट होगी, वो भी लिस्ट के फॉर्म में। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर देखते हैं, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 60 हमारा पहला पड़ाव। यहाँ पर हमने अपने 10% क्वेश्चंस को लगभग कवर कर लिया है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 54321 यह एक हमने लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट क्या बनाई है 54321। अब ये कह रहा है x डॉट इंसर्ट 1,0। अब बात ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन, तुलना करते हैं। अपेंड जो है वो हमेशा आखिरी में किसी भी एलिमेंट को ऐड करवाता है, जबकि इंसर्ट का काम होता है बीच में ऐड करवाना। तो ये क्या कर रहा है x डॉट इंसर्ट 1,0 का मतलब क्या है, x की फर्स्ट इंडेक्स पर 0 को ऐड कर दो। x की फर्स्ट इंडेक्स पर क्या ऐड करो 0। अब फर्स्ट इंडेक्स क्या है ये, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो बाकी की वैल्यूज़ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसका आंसर आना चाहिए 50432। इसका आंसर आना चाहिए 50432। ठीक है। सो अगर हम x में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं बीच में, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इंसर्ट फंक्शन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंसर्ट फंक्शन की। इंसर्ट फंक्शन होता है किसी भी लिस्ट के बीच में किसी वैल्यू को क्या करवाना, ऐड करवाना। इंसर्ट 1,0 का मतलब है ये सबसे पहला होता है पोजीशन और दूसरा होता है वैल्यू। कौन सी पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आप ऐड कराना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट हम करा रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स पर 0। फर्स्ट इंडेक्स क्या है 4, हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर है। अब 4 की जगह 0 आ जाएगा, तो बाकी की वैल्यू आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए ये हमारा सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा बी 50432। सो स्टूडेंट ये थे हमारे पहले 60 क्वेश्चन। पहला पड़ाव हमारा आ गया है, हमने लगभग 10% क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है।
ठीक है ना। स्टिल हमारे पास 90% क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। याद रखिएगा ये बेसिक टाइप क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हम लोगों ने 10% इजी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये लेवल आगे धीमे धीमे और बढ़ता जाएगा और कठिन होता जाएगा, तो आगे के वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। आगे हम लोग और इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से इसको कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।